हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डेलर थर्ड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय देखेंगे और यह है आपका क्लास नंबर 34। तो दोस्तों, आज हम इस क्लास में देखेंगे आपका अध्याय नंबर 14 जिसका नाम है न्यायपालिका। न्यायपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य अपराधियों को दंड देना है। भारत में न्यायपालिका का महत्व है। यह कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका से बिल्कुल अलग है। तो दोस्तों, इसके पहले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका ये तीनों ही बहुत ही प्रमुख होते हैं हमारे देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग आज इस चैप्टर में देख रहे हैं न्यायपालिका। भारत में नीचे से लेकर ऊपर तक सभी न्यायालय एक ही व्यवस्था में संगठित हैं। जिला न्यायालय, उसके ऊपर राज्य के उच्च न्यायालय और तथा सबसे ऊपर भारत का उच्चतम न्यायालय होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है कि जो सबसे निम्न होता है वो होता है जिला न्यायालय, उसके ऊपर उच्च न्यायालय जो कि राज्यों से संबंधित होता है, और जो उच्चतम न्यायालय होता है वो पूरे देश के विवादों के लिए सुनवाई करता है। एक तरह से यहाँ पर हम बात करें तो जो उच्चतम न्यायालय है वो सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। क्लियर? यह भारत में न्याय का अंतिम न्यायालय है। अब हम यहाँ पे देखते हैं उच्चतम न्यायालय के विषय में। भारत का उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में है। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अनेक न्यायाधीश होते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। क्लियर? यहाँ पर हम देखें शपथ के विषय में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति के सम्मुख इस बात की शपथ लेते हैं कि वह ईमानदारी से अपने पद के कर्तव्यों को पूरा करेंगे तथा संविधान और कानून का मान बढ़ाएंगे। क्लियर? तो ये शपथ ली जाती है किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति के सम्मुख, कि वो अपने कर्तव्यों को सही ढंग से करेंगे और अपने संविधान का, अपने देश का जो भी संविधान है और कानून है उसका मान रखेंगे। क्लियर? अब यहाँ पर हम देखते हैं उच्चतम न्यायालय के अधिकार। संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय को व्यापक अधिकार प्राप्त है। इन अधिकारों को निम्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं उच्चतम न्यायालय के क्या अधिकार हैं। यहाँ पर देखिए, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इससे तात्पर्य है कि किसी मुकदमे की प्रारंभिक सुनवाई ही उच्चतम न्यायालय में होती है। तो यहाँ पर हम देखें, केवल वैधानिक मुकदमे सीधे उच्चतम न्यायालय में दायर किए जा सकते हैं। ये मुकदमे वे हैं जो संघीय सरकार तथा राज्यों अथवा केवल राज्यों के परस्पर विवादों के कारण उत्पन्न होते हैं, यहाँ प्रारंभ हो सकते हैं। तो दोस्तों, चूंकि यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है कि जो दो आपसी राज्यों के बीच का मसला हो या झगड़ा हो या फिर किसी संघ शासित प्रदेश का मसला हो, तो वहाँ पर वो सारे मसले कहाँ पे देखे जाते हैं? वो देखे जाते हैं उच्चतम न्यायालय में। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें आपको अभी जल्दी का ही एक वाक्य मुझे याद आ रहा है कि उड़ीसा में कोरापुट नाम की एक जिला है जिसमें कोतिया ग्राम सभा है, जिसके अंतर्गत 21 गांव आते हैं। और दोस्तों, ये जो कोतिया गांव है ये उड़ीसा की सरकार यानी कि उड़ीसा राज्य सरकार कहती है कि ये मेरी, चूंकि ये इसके डिस्ट्रिक्ट में है तो ये इसको अपना अधिकार क्षेत्र मानता है। लेकिन वहीं आंध्र प्रदेश सरकार इसे अपना अधिकार मानती है। क्यों मानती है? क्योंकि यहाँ पर अधिकतर जो लोग हैं वो तेलुगु बोलते हैं और उड़िया बोलते हैं। तो ये दोनों ही भाषाएं, दोनों जो राज्य हैं, दोनों ही राज्य क्षेत्र में बोली जाती हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो उस समय जो राज्य का बंटवारा जब हुआ था तो वो क्षेत्र भाषाई आधार पर हुआ था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दो भाषा, अलग अलग भाषाएं एक ही क्षेत्र में बोली जा रही हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये विवाद उत्पन्न हो गया कि उड़ीसा की जो सरकार है वो कहती है ये मेरा क्षेत्र है, और जो आंध्र प्रदेश की सरकार है वो कहती है कि ये मेरा क्षेत्र है। तो इस वजह से वहाँ पर उस गांव के अंतर्गत 2 सरपंच नियुक्त होते हैं। तो यही सारे जो डिस्प्यूट था, एक तरह से हम कह सकते हैं, जो झगड़ा था वो अब कहाँ पहुँच गया? उच्चतम न्यायालय में पहुँच गया। क्योंकि ये जो
क्षेत्र है, इस ये जो गांव है, इसमें दोनों ही राज्य के लोग अपना अधिकार क्षेत्र बताते हैं। तो ये जो झगड़ा है, ये झगड़ा दो राज्यों के बीच का है, तो इस वजह से ये कहाँ पे सुनवाई इसकी होगी? इसकी सुनवाई उच्चतम न्यायालय में होगी। क्लियर? तो चलिए, ये तो एक उदाहरण था। आगे हम चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम देखें, संघीय सरकार तथा राज्यों अथवा केवल राज्यों के परस्पर विवादों के कारण उत्पन्न होने वाले जो भी झगड़े हैं उसको उच्चतम न्यायालय में सुना जाता है। क्लियर? उसका निपटारा उच्चतम न्यायालय करता है। अब यहाँ पर हम देखें, ये तो हम लोग बात कर रहे थे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की। अब हम देखते हैं अपीली क्षेत्राधिकार। भारत में सर्वोच्च न्यायालय अपील का अंतिम न्यायालय है। इससे तात्पर्य है कि राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील हो सकती है। क्लियर? आगे हम देखें अन्य कार्य में, भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक है। यदि राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार किसी प्रकार के नागरिकों के मूल अधिकारों को छीनती है तो नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि जब भी भारत के किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकता है। क्लियर? यहाँ पर हम देखें न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या होती हैं। दोस्तों, अब हमें यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि जो भी उच्चतम न्यायालय हैं उनके न्यायाधीश होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहली योग्यता तो किसी भी उच्च पद पर पहुंचने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं किसी भी ऐसे राजनीतिक या सरकारी पद पर रहने के लिए सबसे पहली योग्यता जो होती है वो कि वो भारत का नागरिक हो। और दूसरी योग्यता हम देखें यहाँ पर, तो वह किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तथा न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए दूसरी योग्यता क्या कर रहा है कि जो व्यक्ति है वो किसी भी उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय कहाँ पे होते हैं? राज्यों में होते हैं। तो किसी भी उच्च न्यायालय में वो 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो। क्लियर? यहाँ पर देखिए अथवा है, उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक का वकील रह चुका हो, या तो वो 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में जज रह चुका हो, या फिर वो 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में वकालत कर चुका हो। क्लियर? और यहाँ पर हम देखें, भारत के राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का विशेष ज्ञाता हो। अगर वो भारत का, चूंकि दोस्तों ये जो उच्चतम न्यायालय के जो भी न्यायाधीश हैं इनका चुनाव कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। तो राष्ट्रपति के दृष्टि में अगर कोई विशेष कानून का ज्ञाता हो तो वो उसे भी न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। अब यहाँ पर हम देखें लास्ट है कि उसकी उम्र 65 वर्ष से कम हो, यानी कि उसकी उम्र 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, तभी वो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। क्लियर? अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कार्यकाल कितना होता है। प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहेगा। तो यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दोनों कुछ भी ज़्यादा लर्न करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों की जो आयु यानी कि एज लिमिट जो दी है वो दी है 65 वर्ष। यहाँ पर जब हमने देखा इसकी योग्यता में, तो उसकी योग्यता में हमने देखा कि उसकी आयु जो होनी चाहिए वो 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और कार्यकाल में भी यही है कि वो केवल 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहेगा। अयोग्य हो जाने पर अथवा दुराचार का दोष प्रमाणित हो जाने पर संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति इन्हें पद से हटा भी सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि वो अपने न्यायाधीश के पद पर 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहेगा, और अगर किसी भी तरह का उसके ऊपर कोई भी संदेह किया जा रहा है या फिर उसने कुछ भी ऐसा कार्य किया जो उसके पद के अनुरूप नहीं है, तो वहाँ पर संसद के द्वारा सिफारिश करके राष्ट्रपति इन्हें पद से हटा भी सकता है। तो संसद अगर सिफारिश कर दे उस न्यायाधीश के खिलाफ राष्ट्रपति से, तो वो राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा भी सकता है। यानी कि ये राष्ट्रपति के इच्छा पर निर्भर करता है कि वो उसे पद पर बने रहने देना चाहता है या फिर हटाना चाहता है। क्लियर? तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमने आज देखी।
तो आज का आपका क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? क्लियर? तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। साथ ही यहाँ पर हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोज की लिंक दे रखी है जो भी आपको यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई जाती है, और साथ ही चैनल के प्लेलिस्ट में भी आपको ये सारे लिंक अवेलेबल हैं। तो इसके अलावा आपको टारगेट टीचर जॉब टेलीग्राम चैनल पर लिंक भी अवेलेबल है, साथ ही आपको पीडीएफ भी दिए जाते हैं डे टू डे। तो यहाँ पर आपको प्रत्येक दिन की पीडीएफ, जो भी क्लास आप यहाँ पे अटेंड कर रहे हो, इन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती होंगी, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करिए, क्योंकि दोस्तों इसमें हमेशा जब भी हम अपने चैनल के YT स्टूडियो खोलते हैं तो वहाँ पर मुझे ये शो करता है कि हमारे बहुत सारे भाई बहन जो हमारे चैनल को देखते तो हैं, चैनल से लाभ तो उठाते हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों आपका बस इतना सा ही काम है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए, क्योंकि हमारी मेहनत तभी सार्थक है जब आप हमारा सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप ये मेरा छोटा सा निवेदन ज़रूर मानेंगे। तो इसी के साथ आज इस वीडियो से विदा लेते हैं। इसी तरह से आप हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।